जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन। 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तान सोनाली बेंद्रे के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आवाज भारती के एडिटर इन चीफ अमीना कुरैशी और जी न्यूज की गेस्ट एडिटर हूं और मुझे आप सोनाली बेंद्रे के नाम से भी जानते हैं। मैं जी न्यूज पर लेकर आ रही हूं एक स्पेशल प्रेजेंटेशन टाइम मशीन, जिसमें आप देखेंगे वो वक्त जो गुजर चुका है। आपको मैं ले चलूंगी ब्लैक एंड व्हाइट की अनोखी दुनिया में, जिसमें आपके सामने हिस्ट्री बनेगी और बिगड़ेगी। आज हम चलेंगे 64 साल पुराने जमाने में। ये साल था 1958। ये साल फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का। इसी साल उन्होंने जीता अपना पहला गोल्ड। ये वही साल था जब सुपरस्टार देवानंद के काले कोट पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था। जी हाँ, वो किसी भी पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर नहीं जा सकते थे। और इसी साल सड़कों पर आई देश की पहली स्वदेशी कार एम्बेसडर, जिसकी कीमत थी 14,000 रुपए। तो चलिए 1958 की ऐसी ही 10 अनसुनी अनकही कहानियां देखते हैं टाइम मशीन में। वर्ष 1958 में आई हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरी एम्बेसडर कार। शान की पहचान मानी जाने वाली एम्बेसडर कार इसलिए भी खास थी क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स नाम की कंपनी इसे भारत में ही बनाती थी और सही मायने में एम्बेसडर कार से मेक इन इंडिया की शुरुआत भी हुई थी। सड़क पर उतरने के साथ ही एम्बेसडर कार हिंदुस्तानियों के दिलों पर छा गई। दिखने में यह कार जितनी शानदार थी, चलने में भी उतनी ही जानदार थी। एम्बेसडर कार की शुरुआत ब्रिटिश कंपनी मॉरिस ऑक्सफोर्ड ने की थी, जिसने ब्रिटेन में इस कार को लैंड मास्टर के नाम से लॉन्च किया था और बाद में हिंदुस्तान मोटर्स ने कुछ बदलावों के साथ इसे भारत में एम्बेसडर के नाम से लॉन्च किया था। 1958 में आई एम्बेसडर की कीमत उस वक्त 14,000 रुपए थी। ब्रिटिश कार से प्रेरित होने के बावजूद एम्बेसडर को हमेशा ही इंडियन कार ही कहा गया। इसे किंग ऑफ इंडियन रोड का दर्जा भी मिला। राजे रजवाड़ों और नेताओं का स्टेटस सिंबल बन गई थी ये कार। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी विदेशी गाड़ियों का काफी शौक था, लेकिन जब भी कोई विदेशी मेहमान आता था तो पंडित नेहरू उन्हें एम्बेसडर कार में ही बिठाते थे। आजाद हिंदुस्तान का पहला वित्तीय घोटाला 1958 में हुआ था, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके दामाद फिरोज गांधी के रिश्ते में दरार ला दी थी। 1958 में मुंदड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले को हरिदास मुंदड़ा नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया था, इसलिए ये मुंदड़ा घोटाले के नाम से जाना गया। ये देश का पहला वित्तीय घोटाला था जिसमें व्यापारी, अफसर और नेता की तिकड़ी शामिल थी। घोटाला सामने आने के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी किरकिरी हुई, क्योंकि इसे उजागर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके दामाद फिरोज गांधी थे। घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि नेहरू का इस घोटाले से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसकी वजह से नेहरू और फिरोज गांधी के रिश्तों में दरार आ गई। घोटाले में हुआ ये था कि हरिदास मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके LIC को अपनी संदिग्ध कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से LIC को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था। उन्नीस 1958 में देवानंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी रिलीज हुई थी और फिल्म की रिलीज के वक्त कोर्ट ने देवानंद के काले कोट पर बैन लगा दिया। देवानंद ने अपने जमाने में काले कोट को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी। देवानंद जब काला कोट पहनकर पब्लिक प्लेस में निकलते थे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू हो जाते थे। देवानंद का काला कोट और व्हाइट शर्ट इतने पॉपुलर थे कि हर कोई उनके लुक को कॉपी करता था, लेकिन देवानंद के लुक को कोई टक्कर नहीं दे पाया। कहा तो ये भी जाता है कि देवानंद जब काला कोट पहनकर घर से बाहर निकलते थे तो लड़कियां उन्हें घेर लेती थी। इतना ही नहीं, कई लड़कियां तो उन्हें देखने के लिए छत से कूदने को भी तैयार रहती थी।
देवानंद के लिए लोगों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट ने पहली बार किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल दिया था और देवानंद के सार्वजनिक जगहों पर काला कोट पहनने पर रोक लगा दी थी। उन्नीस में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन भारत आए। भारत में मैकमिलन का स्वागत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने किया। वैसे तो मैकमिलन पहले भी भारत आ चुके थे, लेकिन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। मैकमिलन को रिसीव करने के लिए पंडित नेहरू खुद अपनी कार लेकर गए थे और उनको लेकर सीधे अपने आवास पहुंचे। नेहरू ने मैकमिलन और उनकी पत्नी को भारतीय पकवान भी खिलाए। भारत में मिले इस सम्मान से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन बेहद खुश हुए और ब्रिटेन लौटने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटेन के चर्चे जितने 1947 से पहले थे, उतने ही चर्चे 1947 के बाद भी हैं। उन्नीस में जब देश का बंटवारा हुआ, तब 18 साल का एक नौजवान अपना सब कुछ गंवाकर पाकिस्तान से भारत पहुंचा। बंटवारे ने उस नौजवान के माता पिता और भाई बहनों को छीन लिया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हालात का मारा ये नौजवान एक दिन हिंदुस्तान की शान बनेगा। ये कहानी है हिंदुस्तान के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जिन्होंने खेलों की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। मिल्खा सिंह की कामयाबियों की लिस्ट में सबसे अहम है 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स की ऐतिहासिक जीत। 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। मिल्खा सिंह ने 46.6 सेकंड में रेस पूरी की, जबकि स्पेंस अपनी दौड़ 46.9 सेकंड में पूरी कर पाए थे। 1969 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के बेहतरीन एथलीट अब्दुल खालिक को हराया था और तब पाकिस्तान में ही उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली थी। आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। वैसे तो इस एक्ट को आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था, लेकिन आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला किया। 1958 में एक अध्यादेश के जरिए आफ्सपा लाया गया और 3 महीने बाद ही अध्यादेश को संसद की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद 11 सितंबर 1958 को आफ्सपा एक कानून के रूप में लागू हो गया। इस एक्ट के जरिए सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये एक्ट सेना को कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद उस पर बल प्रयोग और गोली चलाने की भी इजाजत देता है। इस एक्ट के तहत सैन्य बलों को बिना अरेस्ट वारंट के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने, किसी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का भी अधिकार है। एक्ट की बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकारें मंजूरी ना दें, तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। देश का गृह मंत्रालय आफ्सपा कानून का इस्तेमाल जरूरत के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में करता है। उन्नीस में रिलीज हुई मदर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत बटोरी थी। उस दौर में इस फिल्म ने कामयाबी, कमाई और अवार्ड्स की झड़ी लगा दी थी। 1958 में मदर इंडिया को भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भेजा गया, लेकिन वहां मदर इंडिया की किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये फिल्म सिर्फ एक वोट से अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में चूक गई। मदर इंडिया के निर्देशक महबूब खान ने अपनी फिल्म को ऑस्कर तक पहुंचाने के लिए
उस जमाने में $12,000 खर्च किए थे। मदर इंडिया अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। उस वक्त इसका बजट 40 लाख रुपए रखा गया था, जो बढ़ाकर 60 लाख रुपए के पार चला गया था। लोगों ने मदर इंडिया की कहानी में आजादी के बाद के भारत की तस्वीर देखी, साथ ही एक सशक्त महिला के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया। मदर इंडिया ही वो फिल्म है जिसके निर्माण के दौरान नरगिस और सुनील दत्त को एक दूसरे से प्यार हुआ था, लेकिन निर्देशक महबूब खान ने दोनों के इस रिश्ते को फिल्म रिलीज होने तक छुपा कर रखने को कहा था, क्योंकि इससे फिल्म पर बुरा असर पड़ने की आशंका थी, क्योंकि फिल्म में नरगिस ने सुनील दत्त की मां का रोल किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में बजट पेश करते हुए 1957 में वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी द्वारा लगाए गए टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं किया, लेकिन टैक्स चोरी को रोकने के लिए गिफ्ट टैक्स नाम से नए टैक्स की घोषणा की। गिफ्ट टैक्स के प्रस्ताव की घोषणा करते हुए नेहरू ने कहा, करीबी रिश्तेदारों या सहयोगियों को गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना न सिर्फ एस्टेट ड्यूटी बल्कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स से बचने का सबसे आम तरीका बन चुका है। इसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका गिफ्ट पर टैक्स लगाना है। इस तरह का टैक्स अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले से लागू है। गिफ्ट टैक्स के प्रावधानों में पत्नी को दिए गए 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट पर टैक्स लागू नहीं था। अक्टूबर 1998 में गिफ्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया था और सभी तरह के गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गए थे, लेकिन 2004 में इस टैक्स को दोबारा लागू कर दिया गया। वैसे तो गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 1950 में हुई थी और हर साल इस परेड में कुछ न कुछ ऐसा जुड़ता गया जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और इसी कड़ी में 1958 में गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर राजधानी की सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाने की शुरुआत हुई। 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए सरकार ने 1958 में आदेश जारी किया कि हर सरकारी दफ्तर को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोशन किया जाए, और तब राजधानी के सभी सरकारी दफ्तरों पर लाइटें लगाई गई थी, जिसके बाद रात में दिल्ली का नजारा देखते ही बनता था। सरकारी दफ्तरों को रोशन करने की ये परंपरा जो 1958 में शुरू हुई थी, आज भी लगातार जारी है। दिल्ली नगर निगम आज से 64 साल पहले अप्रैल 1958 में अस्तित्व में आया था। इसका गठन DMC एक्ट यानी दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत किया गया था। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 28 दिसंबर 1957 को राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम के गठन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने 7 अप्रैल 1958 में काम करना शुरू किया और दिल्ली को पहला महापौर मिला। दिल्ली नगर निगम के जिम्मे कई काम थे। सार्वजनिक सड़कों और नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की सफाई और रखरखाव, कूड़े के उचित निस्तारण, मृत पशुओं के शवों का निस्तारण, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण और संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय शामिल थे। सुपरस्टार देवानंद की ऐसी दीवानगी थी कि काले कोट में उन्हें देखकर फैंस कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। जरा सोचिए, अदालत को उनके काले कोट पर बैन लगाना पड़ा। आज के दौर में क्या आप ये सोच सकते हैं? ये थी आज की टाइम मशीन, जिसमें हमने ट्रैवल किया 1958 में, जब आजाद देश 11 साल का हुआ था। कल टाइम मशीन में बारी है 1959 की। देश की आजादी के 75 साल पर जी न्यूज की ये स्पेशल सीरीज में सोनाली बेंद्रे का साथ इतना ही। मुझे आप ZEE5 की नई वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज में भी जरूर देखें, जिसमें है खबरों के पीछे की दुनिया। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.